नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाल स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम आपको आज की क्लास में वो क्वेश्चन बताएंगे जो अभी एसएससी जीडी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हमको 124, 118, 112 और 136 और 140 का क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। या तो इन सब का जोड़ कर लो और उसमें जो कितना जोड़ आ रहा है उसमें उस संख्या का कितनी संख्या आ रही है, मतलब 1 2 3 5, उनका 5 का भाग दे दो तो उस प्रकार से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो इतना बड़ा हमको नहीं करना है, मतलब इनका जोड़ेंगे तो उतना जोड़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम देखो इनमें अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। देखो 124, 118, 112, 136, 140 दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि इनका जो औसत है वो 120 है। इनके बीच की संख्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, 120 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, 120 मान लेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखो 120 मान लेंगे इनका औसत। तो 120 से देखो कौन सी संख्या ज़्यादा है कौन सी संख्या कम है, उस हिसाब से करेंगे। तो 120 से 124 कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 120 से 118 कितनी ज़्यादा है, माइनस के 2 कम है। कितनी कम है, माइनस का 2 कम है। ठीक है, उसके बाद देखो 112 है, वो 120 से कितनी कम होगी, माइनस का 8 कम होगी। 136 120 से कितने ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। ठीक है, और 140 कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। राशि में कितनी संख्या टोटल, टोटल कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4 5, कितनी हो जाएगी टोटल, 5 हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो देखो 16 में से जब -6 निकालेंगे तो कितना, 10 और 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 बटा 5 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो इनिशियल में हमने कितना माना था, 120 मान लिया था इसका औसत। यहाँ पे हम इसको जो 6 बचा है उसमें जोड़ दो। क्या है, जो 6 बचा है वो इसमें जोड़ दो, तो 120 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ये बोले कि सर आपने 120 ही क्यों माना, तो यहाँ पे आप 100 भी मान सकते हो। ठीक है, ये औसत है, वो आप देखो 100 से तो ज़्यादा ही होगा। आप सबको पता है कि इनको जोड़ेंगे तो 100 से भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इनका औसत है हमारा, या तो 100 मान सकते हो, 120 भी मान सकते हो, आप 130 भी मान के कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप से। देखो इसमें देखो 287, 302, 311, 332, 266, मतलब इनके 300 के लगभग दे रखा है। क्या दे रखा है, सभी संख्याएं 300 के लगभग दे रखी है। तो इनका औसत हम 300 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इनका औसत हम 300 मान लेंगे। ठीक है, तो पहले देखो 300 तो हमने औसत मान लिया। उसके बाद देखो 300 से जितनी संख्या ज़्यादा है या कम है उसको हिसाब से जोड़ देंगे या घटा देंगे, और उसमें टोटल संख्या कितनी है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो 300 से ये कितनी कम है, 13 कम है, तो यहाँ पे देखो 13 माइनस का 13 हो जाएगा ये तो। ठीक है, ये कितनी 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये 11 ज़्यादा है तो प्लस का 11 हो गया। ये कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। ये कितना हो जाएगा, देखो 300 में से 66 निकालेंगे तो 4 तो वो बच गए, कितने बच गए, 4 तो वो बच गए, और ये कितना 30 बच गए। कितना हो गया, 34 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 34। 34 क्या है, माइनस का हो जाएगा ये, सॉरी 34 किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे 34 हो गया। यहाँ पे देखो प्लस का 13 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 24 ज़्यादा है, और यहाँ पे देखो 37 ज़्यादा है। ठीक है, और जो कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी है, 4 4 4 8, तो 8 उतनी संख्याओं का क्या दे दो, इसमें भाग दे दो। ठीक है, तो 300 प्लस इनको जोड़ दो, 11 तो 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 34 माइनस का है, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2 बच गया। कितना बच गया, माइनस का 2, तो 13 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचा, 11 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 11 बच गया। तो यहाँ तो हो गई कंप्लीट। 11 और 24 कितना हो गया, 35, और 35 में जब 37 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 35 प्लस 37। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और ये कितना बच गया हमारा, 72 हो गया। 4 2 6 कितना हो गया, 7, 7 हो गया ना, ये कितना हो गया हमारा, 72 हो गया। और ये यहाँ पे देखो 8 का इसमें भाग देना है। ठीक है, तो 300 प्लस 72 में जब 8 का भाग देंगे तो कितने बार चला गया, 9 बार चला गया, क्योंकि 8 9 में 72 हो जाएगा। तो 300 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो औसत के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमको इस प्रकार से करना है इसको। ठीक है, और देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या दे रखी है उसमें कितने अभाज्य कारक है। कारक मतलब क्या होता है, फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। तो टोटल इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमको बताना है। देखो सबसे पहले तो इसको देखो अभाज्य संख्या में बांट लो पूरे को। ठीक है, क्या कर लो, अभाज्य संख्या में कर लो इसको। ठीक है, देखो 16 की पावर 8 है, तो इसको सबसे इसको छोटी से छोटी संख्या में इसके टुकड़े कर लेंगे। तो 16 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 4, उसके पावर 8 लगी है। ठीक है, 9 की पावर 11 है, तो 9 की पावर 3 की पावर 2 गुणा उसके ऊपर 11 हो जाएगी। ठीक है, गुणा 17 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 8 सौ कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ठीक है, जब घात में घात लगे तो घाते आपस में गुणा हो जाएगी। गुणा 3 की पावर देखो कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। घात में घात लगी, इस प्रकार से 11 दूनी 22 हो जाएगा। गुणा 17 की पावर 8 हो गई। तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, यदि हमको अभाज्य कारक पूछे, टोटल क्या पूछे, अभाज्य कारक पूछे, तो घातांक लगे उनको आपस में जोड़ दो। यदि हमको प्राइम फैक्टर पूछे तो जो घातांक लगे उनको आपस में जोड़ दो, वही आंसर हो जाएगा। तो 32 प्लस 22 प्लस 8
ठीक है। तो 22 कितना हो गया 30, 30 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। कितना हो गया 62 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो हम सबका अंडर रूट का मान रखते जाएंगे। देखो अंडर रूट 16 है तो इसका मान कितना हो गया 4 हो गया। तो 21 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 हो गया। 25 का तो अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5 हो गया। 284 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 289। 289 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो गया 17 हो गया। कितना हो गया 17 हो गया। तो इसमें 104 में जब 17 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 121। 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया 11 हो गया। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 9999 प्लस 999 प्लस 99 प्लस 9 का इनका योग करना है। ठीक है। तो या तो इनको देखो नॉर्मल जोड़ है वैसे कर सकते हो, और जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उस हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें 9 की कितनी संख्या है, देखो 4 संख्या है तो नीचे 4 दे दो। इसमें 9 की कितनी संख्या है 3 संख्या है। इसमें 9 की कितनी है 2 संख्या है। इसमें 9 की कितनी है 1 संख्या है। ठीक है। तो अब जितनी संख्या है कितने कितने डिजिट है 9 के 4 डिजिट है। ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट है उससे इसको गुणा कर दो। ठीक है, उससे गुणा कर दो। तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 होगा। कितना कैरी करेगा 3 कैरी करेगा। इसको लास्ट वाले डिजिट से गुणा कर दो। 9 3 27, 27 में जो 3 कैरी कर रहा है वो जोड़ दो। कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है। कितना कैरी करेगा 3 कैरी करेगा। लास्ट वाले डिजिट से गुणा कर दो। कितने अक्षर 2 को, जो 2 अक्षर है उसको लास्ट वाले डिजिट से गुणा कर दो 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21 हो गया। कितना कैरी करेगा 2 कैरी करेगा। 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11,106 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। या जो आप नॉर्मल जोड़ना है उस प्रकार से भी जोड़ करके कर सकते हो। ठीक है। तो अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो कि सभी 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है हमको। तो 2 अंकों की जो प्राकृत संख्या है उनका औसत बताना है। तो 2 अंकों की संख्या देखो 10 से लेके कितने तक होती है 10 से लेके 99 तक सभी संख्या है वो सभी 2 कितने अंकों की होती है 2 अंकों की होती है। ठीक है। तो 10 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो औसत तो देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिख देंगे। तो 10 से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। इनका जोड़ कर दो, उसमें 90 का भाग दे दो। इस प्रकार से औसत निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है हमारा लेंथी हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो राशियों का हम जो योग है वो हमारा जो योग का सूत्र है कैसे देखो 10 से 2 अंकों की 10 से लेकर 99 तक संख्याओं का योग कैसे करेंगे कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो। तो 99 गुणा अंतिम पद क्या है प्लस 10 से उनको जोड़ दो बटा 2 का भाग लगा दो गुणा जो संख्या होगी कितनी संख्या है उससे गुणा कर दो। तो इस प्रकार से जो योग निकल जाए क्या निकल जाएगा उनका योग निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है औसत निकालना है। तो उतनी संख्याओं क्या कर दो जितनी संख्या है उसका भाग भी देना है। तो राशियों का योग तो ये आ गया और राशियों की संख्या का ये भाग दे दिया। तो राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। 90 से 90 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, 90 से 90 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 109 हो गया। 109 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 54.5 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 54.5 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 सही 3/4, 5 सही 3/7 प्लस 4 सही 2/7 और प्लस 3 सही 1/7 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सब में जो हर है वो सही में दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्या कि इनको जो ये डिजिट है जो सही में आ रहा है उनको सबको जोड़ लो। ठीक है, 8 5 4 और 3 को जोड़ लो। तो 8 5 13, 13 8 7 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 20 हो गया। उसके बाद क्या करना है देखो यहाँ पे देखो 3 इस सब में देखो हर है वो सेम दे रखा है। क्या दे रखा है हर है तो सेम दे रखा है। तो इनको भी आपस में जोड़ लो। 3 + 3 + 2 + 1 और जो हर दे रखा है सब में सेम है तो उसका उसमें भाग दे दो। क्या दे दो उसमें उसका भाग दे दो। ठीक है, तो ये जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना होगा 9। ये कितना हो जाएगा 9/7। कितना हो जाएगा 9 तो 20 सही 9/7 या तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 सही 9/7 को हम लिख देंगे। 21 सही 2/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी अलग है कि 300 और 1000 के बीच कुल कितनी संख्या है वो 7 से विभाज्य है कि 7 से विभाज्य है। तो देखो पहले देखो 300 तक 1 से लेकर 300 तक कितनी संख्या है वो जो 7 से विभाज्य है। तो 300 में सबसे पहले 7 का भाग दे दो। तो जब हम 300 में 7 का भाग देंगे तो 700 का 28 4 बार चला गया। फिर कितना बच गया 20 बच गया और 7 दूनी 14 मतलब 42 संख्या। आगे देखो शेष पर नहीं बचाना, शेष पर बच रहा है तो बचने तो 42 संख्या है। 1 से लेकर 300 तक तो 42 संख्या है वो ही वो 7 से विभाज्य होगी। वो 42 संख्या कैसे ज्ञात करेगी तो 1 से लेकर 300 तक जितनी संख्या कितनी संख्या हो जाएगी टोटल 300 हो जाएगी। और 300 में तो किसका देना है 7 का भाग देना है। ठीक है, तो हमारी 42 संख्या आएगी। कितनी आएगी 42 संख्या आएगी जो 1 से लेकर 300 तक के भाग में 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हमको 1 से लेकर 300 तक कितनी दे रखी है 42 दे रखी है। और 1 से लेकर क्या दे रखा है 1000 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी वो 7 से विभाज्य है। तो 7 का भाग दे दो 1000 में भी। ठीक है, किसका भाग दे दो 1000 में भी 7 का भाग दे दो। तो 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना बचेगा 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बच गया। 700 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 28 हो गया। ठीक है,
उसके बाद कितना बच गया, 2 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। कितना हो गया, 142 हो गया। तो शेषफल बच रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि उसमें भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए तो शेषफल बच रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 142 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 1000 तक 7 से विभाजित संख्या कितनी हो जाएगी, 142 हो जाएगी। और 1 से लेकर 300 तक कितनी हो जाएगी हमारी, 42 हो जाएगी। तो हमको देखो 300 से लेकर 1000 तक पूछा है, तो 1 से लेकर 300 वाली इसमें से क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। तो 142 में जब 142 में से जब 42 निकालेंगे तो कितनी बचेगी, 100 बचेगी, ठीक है। कितनी बचेगी, 100 बचेगी। इस प्रकार से हमारा आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी संख्या हो जाएगी, 300 से 1000 के बीच में 100 संख्याएं हैं, वो 7 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो इस प्रकार से है कि यदि आप आज 1 रुपये, अगले दिन 2 रुपये, उसके अगले दिन 3 रुपये बचाते हैं और आगे भी इसी प्रकार से बचाते हैं, तो 30 दिनों में आपकी बचत कितनी होगी, ठीक है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, SSGD में। देखो क्या बोल रहा है कि आज आप, जैसे मैंने आज है तो आज मैंने 1 रुपये बचा दिया, कल मैंने 2 रुपये बचा दिए, परसों मैंने 3 रुपये बचा दिया, मतलब एक एक दिन बढ़ता जाएगा, एक एक रुपये बढ़ता जाएगा। तो 30 दिन में कितने रुपये बच जाएंगे, टोटल 30 रुपये बच जाएंगे। कितने रुपये बच जाएंगे, 30 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। इन पैसों का क्या करना है, योग करना है हमको, ठीक है। हर दिन एक एक रुपये बचाता हूँ, 30 दिन में क्या 30 रुपये बचा दूंगा, ठीक है। 30वें दिन में कितने रुपये बचा लूंगा, 30 रुपये बचा लूंगा। तो हमको टोटल इनका टोटल योग कितना होगा, योग हमको बताना है हमको, ठीक है। कि 1 से लेकर 30 तक की वो संख्याओं का योग बता दो, या 1 से लेकर 30 तक के जितने पैसे हैं इनका सबका योग बताना है, ठीक है। तो योग कैसे बताएंगे, मैंने आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है कि अगर संख्याओं का योग है तो प्रथम पद क्या करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 का भाग दे दो, और कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, पदों की संख्या है, उससे गुणा कर दो, ठीक है। किससे, पदों की संख्या से गुणा कर दो। मैं देखो वो सूत्र नहीं बता रहा, n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2, वो वाला नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो है कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो, और कितने पदों की संख्या है उससे गुणा कर दो, ठीक है। देखो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 30 है, इन दोनों को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, और 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्या हो जाएगी, टोटल 30 संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी बार चला गया, 15 बार गया। तो 31 को जब 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 का 15 कितना कैरी करेगा, 1 कैरी करेगा, 15 से 45, 45 से कितना हो गया, 46 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा, ठीक है। 30 दिनों में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, उसके पास 465 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में संख्या का 30% जोड़ने पर प्राप्त संख्या है वो 26 39 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताना है हमको, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो 30% है कि 30% जोड़ेंगे तो उस संख्या का क्या 26 39 हो जाता है, तो हमको वास्तविक संख्या बतानी है। तो 30% की देखो मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उससे करना है, आपको कैसे करना है, जो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे करना है, ठीक है। तो 30% के सबसे पहले तो फ्रैक्शन में निकालेंगे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि किसी संख्या में 30% मतलब संख्या 10 है, उसमें जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 13 हो गई। तो 13 जोड़ने पे वो कितने 13 हो जाएगी ना, जब 10 कोई संख्या 10 है उसमें जब 3 जोड़ेंगे वो कितने हो गए, 13 हो गई। और 13 का मान किसके 26 39 के बराबर दे रहेगा, 13 का मान, ठीक है, इसके बराबर दे रहेगा 26 39 के बराबर दे रहेगा। तो कितनी बार चला गया, देखो 203 बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला गया, 13 का इसमें जब भाग देंगे 26 39 में 203, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 203 आ जाएगा, ठीक है। हमको पूछ रहा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कितनी 10 थी, क्या थी 10 थी। वास्तविक संख्या कितनी 10 थी, तो 203 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2030 हो जाएगा, मतलब 2030 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि n बराबर दे रहेगा 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 24 प्लस 3 की पावर 25 है, वो किससे विभाजित होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो 3 की पावर 23 है वो कॉमन ले लो, 3 की पावर 23 क्या करना है, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें 1 बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा, इसमें कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बच गया, 9 बच गया। तो 3 की पावर 23 ये कितना हो गया, 9 3 12 ये कितना हो जाएगा 13, मतलब 13 आ रहा है। इसके गुणनफल में मतलब क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो एक अभाज्य संख्या से मतलब 13 है वो खुद से ही विभाजित होगा, किससे होगा, खुद से ही विभाजित होगा। तो इससे किससे विभाजित होगी, 13 से ही विभाजित होगी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 150 से कम 6 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। कि 150 से कम है वो 6 के कितने धनात्मक गुणक हैं उनका हमको योग है वो ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन है उसकी जो मैं आपको ट्रिक क्या बताऊंगा, आपको वो ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है। देखो 6 के गुणक लिख लो, 6 12 18 24। इस प्रकार से देखो 150 से कम होने चाहिए, तो 150 से लास्ट है कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो गया, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लो इसमें, तो 1 + 2 + 3, यहाँ पर कितना जाएगा 24 का, तो कितनी बार चला, 24 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो 24 बार चला गया, ठीक है।
कितनी बार गया, 24 बार चला गया। अब देखो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो, गुणों कितनी संख्या हो, जैसे 1 से लेकर 24 तक कितनी संख्या हो जाएगी, 24 संख्या हो जाएगी, उससे गुणा कर दो। ठीक है, 6 2 का इसमें 24 में भाग देंगे तो 12 बार चला गया। ठीक है, 25 गुणा 12 हो जाएगा हमारा 300, कितना हो गया 300, और तो 3 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना 18, और 2 बिंदु लगा तो कितना हो गया 1800 हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 150 से कम 6 के सभी धनात्मक गुणकों का योग कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, मतलब 100 से लेकर कितने तक हो जाएगी वो संख्या, 999 के बीच में होगी। ठीक है, 100 से लेकर 999 तक हो जाएगी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमको। ठीक है, तो देखो 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 से इनसे तीनों से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 6, 7 और 8 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम निकाल लो। तो देखो 8 के टुकड़े करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 7 का 7, अब भाज्य संख्या है तो 7 का 7 रह जाएगा। इसका हो जाएगा 3 गुना 2 तो आ गया, इसमें 3 लिख लो। ठीक है, तो कितना हो गया 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना 24, 24 को 7 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 गुणा 7, 7 को 28, 2 कैरी करेगा, 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया 14, 2 कितना हो गया 16 हो गया। तो 24 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 168 हो गया। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6, 7 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 168 आ गया। अब देखो 168 वो तो ऑप्शन में दे नहीं लिखा, सबसे बड़ी पूछा है, तो ये 168 तो सबसे छोटी, इससे ज़्यादा भी तो हो सकती है कि विभाज्य है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 168 तो ये भी छोटी है, इससे ये तो सबसे छोटी है, इससे बड़ी भी हो सकती है ऑप्शन में। ठीक है, तो 168 को तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा, और 6 से गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 840 ही हो जाएगी। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना है कि 6, 7 और जो भी संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकालना है, और इसमें देखो 3 अंकों की, तो 3 अंकों की मतलब 1000 से छोटी, 1000 से छोटी मतलब इनको कितने अंकों से गुणा कर लो, तो 1000 से छोटी संख्या देखो 840 है, या तो इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, तो 840 में भी देखो सभी का चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बात, तो 840 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या 840, 168 आ रहा है तीनों का एलसीएम, 168 को देखो 5 से गुणा कर लो, 840 आ जाएगा, उससे कम ही हो, उसको तीनों में भाग चला जाएगा उसका। ठीक है, उसका तीनों में भाग चला जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखो इसमें इसका मान बताना है। ठीक है, कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। ठीक है, तो इसका मान बताना है। तो 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 गुणा 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 1/30 को भी हम लिख सकते हैं 1/5 गुणा 6। ठीक है, जो 1/90 है उसको लिख सकते हैं 1/9 गुणा 10, 1/9 गुणा 10। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करने हैं आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है, ट्रिक क्या है कि कितने पद है टोटल, उस पदों की संख्या लिखना है, ऊपर ही ऊपर लिखना है पदों की संख्या, क्या लिखना है पदों की संख्या लिखना है, बट्टा नीचे क्या लिखना है कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल लिखना है। ठीक है, प्रथम पद गुणा अंतिम पद, तो याद रखना है पदों की संख्या में जब प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल का क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, तो पदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 4 और 5 और 6, कितनी होगी 6 होगी। प्रथम पद देखो, इसको देखो 1/20 को इसने लिखा है ना, 1/4 गुणा 1/5 लिखा है। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना लिख देंगे हम 4 लिख देंगे, और अंतिम पद देखो यहाँ पे कितना है 10 है। ठीक है, कितना है 10 है, तो 6, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट दो 2 से, तो ये 3 बार चला गया, ये 2 बार चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, कितना हो गया 3/20 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको जो ट्रिक है वो याद रखनी है कि पदों की संख्या है उसमें प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल का भाग देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य या तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 12:7 दिया हुआ है, तो टोटल छूट परसेंट कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, मतलब कितने रुपए की छूट दी है उसने। ठीक है, कि वस्तु पर जो अंकित मूल्य है वो 12 रुपये है। ठीक है, और वो उसको 7 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दे रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जो अंकित मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस और जो एसपी का अनुपात है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात कितना दे रखा है उसने 12/7 दे रखा है। कितना दे रखा है 12/7 दे रखा है, यानी 12:7 दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। इसका उल्टा कर लो। अब देखो ये तो सीपी है, ये 7 क्या है, ये 7 क्या है, ये एसपी है। ये 7 क्या है एसपी, मतलब 12 की वस्तु को वो 7 में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि कोई वस्तु है जिसकी कीमत 12 रुपये है, उसको वो 7 रुपये में बेच रहा है, मतलब 5 रुपये की छूट दे रहा है। कितनी दे रहा है? 5 की छूट दे रहा है। किसके सापेक्ष दे रहा है? 12 के सापेक्ष दे रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 500/12। जो 500 में जब 12 का भाग देंगे तो हो जाएगा 41.67%। कितना हो जाएगा? 41.67%। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 खरीदने पर 1 मुफ्त में मिलता है, ये कितना प्रतिशत छूट है? मतलब 2 के साथ 1 फ्री। दुकानों पे एड लगा होता है ना कि अभी क्रिसमस पे अवसर पे आप शॉपिंग कीजिए, आपको 2 के साथ 1 फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो वो कितना परसेंट की छूट देता है हमको बताना है। ठीक है, तो हमारा 2 के साथ 1 फ्री में मिलता है, मतलब उसके बाद टोटल कितनी वस्तु थी? 3 वस्तु थी। टोटल कितने, जो भी वस्तु थी वो कितनी थी? 3 थी। ठीक है, टोटल कितनी थी? 3। उसमें वो अगर वो 2 बेचेगा तो 1 वो क्या है? फ्री में देगा। 1 क्या देगा? वो फ्री में देगा। ठीक है, 2 बेचेगा उसके साथ वो 1 क्या देगा? फ्री में देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 वस्तुओं का जो सीपी है वो 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाएगा। कि 3 वस्तुओं का जो सीपी है वो 2 वस्तुओं के एसपी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखो 3 वस्तु का सीपी मतलब 3 गुना सीपी हो जाएगा, और 2 वस्तुओं का एसपी मतलब 2 गुना एसपी हो जाएगा। कितना हो गया? 2 गुना एसपी हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे एसपी अनुपात सीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2, ये नीचे कितना रहेगा? 3 रह जाएगा। कितना? एसपी अनुपात सीपी कितना हो जाएगा? 2:3। मतलब वस्तु उसके पास 3 है, लेकिन वो 3 का जो क्रय मूल्य है, 3 का जो सीपी है वो 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर दे रहा है। तो मतलब 1 की क्या कर रहा है? वो हानि कर रहा है। ठीक है, 1 की क्या कर रहा है? वो 1 की छूट कर रहा है, मतलब 3 वस्तुओं के 2 वस्तुओं के बराबर दे रहा है वो। ठीक है, तो 1 की छूट कर रहा है वो किसके सापेक्ष कर रहा है? उस 3 के सापेक्ष कर रहा है। तो 3 वस्तुएं उसके सापेक्ष कर रहा है ना 1 की छूट। और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। तो 100 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा। कितना हो गया? 33.33%। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने एसपी और सीपी का अनुपात निकाला है, तो एसपी और सीपी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। मतलब 3 वस्तुओं की जगह वो 2 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? 3 की जगह वो 2 वस्तुएं बेच रहा है, मतलब कितनी की? 1 वस्तु की छूट दे रहा है। किसके सापेक्ष दे रहा है? तो 3 वस्तु है उसके सापेक्ष दे रहा है वो। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 33.33%। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखो वर्गमूल ज्ञात करना है 14 + 6√5। देखो इस प्रकार क्वेश्चन है वो भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि 14 + 6√5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 14 + 6√5 को वर्गमूल ज्ञात करना है, इसको 14 + 6√5 वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें वर्गमूल लगा दूँ। ये हमने वर्गमूल लगा दिया। अब देखो इसको इस टुकड़े में करो कि इसका स्क्वायर करके वर्गमूल हटाना है हमको। ठीक है, क्या करना है? इसका वर्गमूल हमको हटाना है। तो 14 को देखो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 + 5 14 हो गया, प्लस 6√5 कर दिया। ठीक है, इसको टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, तो देखो 9 किसका वर्ग हो गया? 9 हो गया हमारा 3 का वर्ग। किसका हो गया? 3 का वर्ग। ठीक है, तो 9 हो गया 3 का वर्ग, और 5 का वर्ग। यहाँ पे देखो हमको √5 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? √5 आ रहा है। मतलब क्या है कि √5 का वर्ग करना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको हम √5 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? √5 का वर्ग 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 6 √5 आया, तो 6 को देखो 3 × √5 × 2 लिख सकते हैं ना। 3 गुणा 2 गुणा √5 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? 3 गुणा 2 गुणा √5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कि a की जगह यदि यहाँ पे a बराबर 3 है और b बराबर √5 है, b बराबर क्या है? √5 है, तो यहाँ पे a² + b² + 2ab का वाला फॉर्मूला है वो फॉलो कर रहा है। तो इसका मान कितना होता है? a² + b² + 2ab का फॉर्मूले का मान होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। तो a का मान 3 है, b का मान कितना देगा? √5 देगा। इन दोनों को क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। ठीक, क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। तो देखो 3 + √5, अंडरूट का मान होता है 1/2, इनका स्क्वायर किया हुआ है तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना जाएगा? 3 + √5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 3 + √5 आ जाएगा। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 + √5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या करना है? इसके देखो टुकड़े करना है इसको, मतलब इस प्रकार से बांटो कि ये a² + b² + 2ab वाले सूत्र में बदल जाए। क्या हो जाए? a² + b² + 2ab वाले सूत्र में चेंज हो जाए। ठीक है, तो फिर हमारा जो वर्गमूल है स्क्वायर से हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बस आपको ध्यान रखना, जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 56, 57 और 58 का क्या देखा? एलसीएम दे रखा है। देखो 56, 57 और 58 का तीनों का जो एलसीएम है क्या दे रखा है? एलसीएम है वो के दे रखा है। तीनों का एलसीएम क्या दे रखा है? के दे रखा है।
यदि इसमें गुणसठ और जोड़ लेते हैं, यदि इसमें हम गुणसठ और जोड़ ले तो एलसीएम क्या होगा। देखो गुणसठ क्या है, गुणसठ एक अभाज्य संख्या है। क्या होगा, गुणसठ एक अभाज्य संख्या है। तो अगर कोई भी संख्या इसका जो भी एलसीएम आया उसको गुणसठ से गुणा करेंगे तो वो गुणसठ से क्या होगी, विभाजित भी होगी। ठीक है, अगर गुणसठ से गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम है वो भी गुणसठ से ही गुणा हो जाएगा। कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लो, इसमें देखो 3 हमने अभाज्य संख्या ले लिया, और इसके साथ में हम कोई भी संख्या ले लो, कोई भी सम ले लो या विषम ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, जैसे इसका एक संख्या ले लेंगे 3 ले लिया, एक संख्या हमने लिया 4 ले लिया, जो भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन जब इसको गुणनफल करेंगे तो ये 3 गुणा 4 ही होगा ना। इसका एलसीएम कितना 12 हो गया। इसका एलसीएम में देखो 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो एलसीएम कितना होगा, 3 गुणा 4 ही होगा। मतलब 3 तो आएगा ही आएगा जिस गुणनफल में। ठीक है, तो 3 तो इसका एलसीएम में आएगा। तो इसका एलसीएम में तो गुणसठ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके एलसीएम में गुणसठ तो आएगा। और इनका एलसीएम देखो 3 का कितना दे रखा है, के दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, गुणसठ के हो जाएगा। कितना हो गया, गुणसठ के हो गया। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो इन तीनों का एलसीएम तो दिया हुआ है, के दे रखा है, और इसको जब 59 से गुणा करेंगे, मतलब भाज्य संख्या से गुणा करेंगे, तो एलसीएम है वो भी नहीं है, तो 59 है वो भाज्य संख्या है, उसके गुणनफल में ही होगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है कि अक्स का मान ज्ञात करना है, फिर अक्स का मान यहाँ पे पुटअप करना है, उसका मान बताना है हमको। ठीक है, देखो अक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। आपको जो एक है इसको तो एक बार छोड़ दो, यहाँ तक इसको यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, इसको रहने दो। मैं आपको यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो मान है उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से हम इसका मान ज्ञात कर दें। क्या बताएंगे आपको, हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो 1/2 है, तो इसको 1 और 2 इस प्रकार से लिख लो, 1 और 2 इस प्रकार से लिख लो। अब देखो कितने 1 का प्लस में 1 2 3 1 है, तो 3 जगह छोड़ दो खाली। कितनी छोड़ दो, 3 जगह छोड़ दो। सबको बीच में देखो प्लस का निशान दे रखा है, तो प्लस मतलब क्या करना है, जोड़ना है। दूसरे वाले पद में पहला वाला पद जोड़ना है। ठीक है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी में ये पद वाला पद जो इससे पहले वाला पद जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें ये पहले वाला पद जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, कि अंतिम पद का जो इससे सेकंड पद है, अंतिम पद ये 8 है, ये सेकंड पद है, इसमें क्या करना है, भाग देना है। क्या देना है, इसमें भाग देना है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/8। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे इसका मान। तो इतने तक का मान क्या हो गया, 5/8 हो गया। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे 1 प्लस दे रखा है, अक्स बराबर दे रखा है 1 प्लस, इसका मान कितना हो गया, 5/8 हो गया। तो अक्स बराबर कितना हो गया, 8 1 8 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13/8 हो गया। कितना हो गया, 13/8 हो गया। तो यहाँ पे अक्स की 13/8 रख दो, 2 गुणा 13/8 प्लस कितना हो गया, 7/4 हो गया। ये देखो 8 इससे 2 से कितने बार गया, 4 बार गया। एलसीएम 4 का 4 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 13 + 7 हो जाएगा। और जो कितना हो जाएगा, 20 20 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना बच गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल वो 1 बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और जो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो तरीका बताऊंगा ना, उससे भी आप कर सकते हो। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो 99 होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। ठीक है, तो 99 होती है, 99 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99 है, जिससे 6 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, तो 99 तो देखो 6 और 5 से विभाजित होगा नहीं, तो अब क्या करना है, 6 और 5 का हमको एलसीएम निकालना है। तो जब 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60 हो गया। तो 60 से भी बड़ी हो सकती है, 3 से गुणा करेंगे मतलब 90 तक हो सकती है। क्या हो सकती है, 90 हो सकती है। अब बोला कि विभाजित करने पर 6 और 5 से जब विभाजित प्रत्येक स्थिति में क्या है, शेषफल वो 1 बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 बचना चाहिए। मतलब जो शेषफल बच रहा है वो इसमें जोड़ दो। ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक शेषफल भी बच रहा है ना, तो वो संख्या उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे जोड़ा, देखो 90 में 6 और 5 मतलब 30 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 90 में 30 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शेषफल बच रहा है। तो वो जो शेषफल बच रहा है वो संख्या है उसमें जोड़ दो। ठीक है, उस संख्या में जोड़ दो तो वो कितना हो जाएगी, 91 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शन से देखोगे ना तो 91 में देखो 6 और 5 का भाग देंगे ना तो शेषफल 1 ही बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें वैसे भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0 से 60 तक की संख्याओं में 5 अंक कितनी बार आता है। कि 0 से 60 तक हम संख्या लिखेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5, यानी 60 तक लिखना है। उसमें जो 5 का अंक वो कितनी बार आता है ये हमको बताना है। ठीक है, देखो 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे पहले, तो 1 से लेकर 10 तक 5 का अंक है वो 1 बार आया। कितनी बार आया, 1 बार आया। ठीक है, फिर 10 से लेकर 15 है, फिर 10 से लेकर कितने 20 तक लिखेंगे उसमें भी 1 बार आया। फिर 20 से 30 लिखेंगे उसमें भी 5 का अंक 1 बार आया। और फिर 30 से क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे उसमें भी 5 का अंक 1 बार आया। और 40 से 50 लिखेंगे उसमें भी 5 का अंक कितनी बार आया,
40 से 50 कितनी बार हो गया, 40 से 50 दो तो 45 वाला आ गया, एक 50 वाला आ गया, मतलब कितने अंक आ गए, 5 के अंक 2 आ गए, कितने आ गए यहाँ पे 2 आ गए। तो 50 तक लिख लिया आप, देखो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और एक कितना 60 तो होगा नहीं क्योंकि उसमें 5 का अंक आ रहा है। तो इसमें देखो कितने आ रहे हैं 5 के अंक, 1 2 3 4, 2 आ रहे हैं ना इसमें देखो 55 में 2 आ रहे हैं, तो 4 तो 6, 6 रे कितना हो गया 7 हो गया, 7 रे कितना 8 हो गया, 8 रे कितना 9, 9 रे कितना हो गया 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 50 से 60 के बीच में कितने हो गए 10 हो गए। इनको जोड़ दो, क्या कर दो इनको जोड़ दो, 10 तो 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको आराम से करना है, समझ के करना है। ठीक है, जल्दीबाजी में करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वो गलत हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि 55 में 5 का क्या है 2 बार आते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए कार्य को 24 दिनों में मतलब बी ए कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए कितने दिन में करता है 24 दिन में कर सकता है, 24 डेज में करता है, और बी है वो कितना करता है 120 डेज में करता है, 120 दिनों में करता है। ठीक है, यदि वे 13 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो इनका देखो 24 और 120 का सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम कितना है 120 आ गया। ठीक है, ये 5 बार चला गया, ये 1 बार चला गया, ये क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा काम हो जाएगा, तो ये 5 काम करेगा, एक काम करेगा। ठीक है, तो ये कितना 13 दिनों तक मिलकर एक काम को, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6 काम हो जाएगा। 6 काम को वो दोनों मिलकर 13 दिनों तक करते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 कितना 78 हो गया, कितना हो गया 78 हो गया। टोटल काम कितना है 120 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कितना जो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, क्या बोल रहा है कि कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो टोटल काम 120 है, 120 में से 78 निकाल दो, तो यहाँ पे कितना 2 तो ये बच जाएगा, कितना बच गया 2, और ये कितना 11 में 7 कितना 42 बच गया, कितना बच गया 42। तो 42 काम बच गया, टोटल काम कितना है 120 है, तो ये कितना को 7 को 42 हो जाएगा, और 20 चिकाने 120 हो जाएगा, 7/20 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है एवरेज का क्वेश्चन है, मतलब माध्य है, मतलब एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 प्रेक्षण का जो एवरेज है वो 40 था, लेकिन एक प्रेक्षण है वो 50 की जगह पर 25 लिखा गया था, तो हमको शुद्ध माध्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है शुद्ध माध्य बताना है। देखो 25 प्रेक्षण था, जिनका एवरेज कितना था 40 था, लेकिन इसने देखो 25 प्रेक्षण था उसमें एवरेज कितना था 40 था, लेकिन एक प्रेक्षण था जिसमें क्या था 50 था, वो 50 की जगह उसने 25 लिख दिया, तो 25 लिखा है ना, तब वो कितना है एवरेज क्या है 40 है। ठीक है, तो उसका हमको शुद्ध एवरेज बताना है। ठीक है, देखो 50 लिखा है, 25 की जगह क्या लिखा है 25 लिखा है, तो हमने गलती की है उसको हमको सुधारना है। ठीक है, जो गलती की है उसको हमको सुधारना है। हमको क्या लिखना था 50 लिखना था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 25 लिख दिया, तो उसमें से क्या कर दो कम कर दो, तो कितने बच गया 25 बच गया, प्लस क्या 25 बच गया। ठीक है, मतलब 25 वो ज़्यादा होना चाहिए, तो प्लस का क्या हो जाएगा उसको प्लस मतलब 25 उसको ज़्यादा लिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो प्लस का 25 बच गया। अब जो 25 है वो सब में बराबर बराबर बटेगा, तो प्लस का 25 है वो टोटल कितने 25 प्रेक्षण है, सब प्रेक्षणों में वो कितना बचेगा बराबर बराबर बटेगा, तो उसमें 25 का क्या दे दो भाग दे दो, कितना आया 1 आया, कितना आया प्लस का 1 आया। तो जब प्लस का कितना आया 1 आया यहाँ पे। ठीक है, प्लस का कितना आ गया 1 आ गया, और जब प्रेक्षण देखो 25 प्रेक्षण का तो माध्य तो वो देख रहे हैं कि 40 दे रखा, तो इनिशियल में पहले कितना था 40 था, फिर सब में देखो बराबर बराबर बढ़ गया, मतलब कितना 1 बढ़ जाएगा, तो औसत पहले 40 था उसमें फिर 1 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा ये 41 हो जाएगा, कितना हो गया 41 हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस का 1 है तो मतलब ये औसत है वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ औसत है वो हमारा जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो पहले में देखो राशियों का योग निकालेंगे, यहाँ से तो देखो राशियों का योग निकल जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा देखो राशियों का योग माध्य एवरेज बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो औसत 40 दे रखा है, 40 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, लेकिन एक प्रेक्षण 50 की जगह पर 25 लिखा गया, क्या था कि 50 की जगह पर 25 लिखा गया था, तो उसका योग क्या हो जाएगा देखो 1000 तो योग हो जाएगा, उसमें देखो 50 की जगह पे क्या लिखा था 25 लिखा था, तो 25 घटा दो, क्या लिख दो 25 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 1025 हो गया। और राशियों की कितनी संख्या टोटल 25 है, इसमें जब 25 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला गया 41 बार चला गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोल की कीमत वो 20% बढ़ गई, खर्चों को समान रखने के लिए राम को यात्रा कम करनी चाहिए, मतलब यात्रा को कितनी कम करनी चाहिए उसको। ठीक है,
वो कितनी परसेंट कम करनी है यात्रा को आराम को, ठीक है। तो देखो पेट्रोल की कीमत वो 20% बढ़ गई, तो 20% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, कितनी हो गई 1/5 हो गई, ठीक है। तो खर्चों को समान रख लेंगे, तो एक्सपेंडिचर क्या करना है, उसको समान रखना है। यदि एक्सपेंडिचर समान है तो जो कंजप्शन है, जो यदि एक्सपेंडिचर समान है तो जो कंजप्शन है वो प्राइस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। प्राइस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कीमत है वो एक 5 से क्या 1 बढ़ गई, मतलब कितनी होगी 6/5 होगी। कीमत है वो 6/5 होगी, मतलब 1 बढ़ गई तो ये कितना हो जाएगा, ये कीमत पहले 5 थी फिर 1 बढ़ गई तो कीमत कितनी होगी 5 से 6 रुपये हो गई, ठीक है। तो जो हमारा सूत्र है कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये एक्सपेंडिचर समान है, जो प्राइस का जो अनुपात है वो कंजप्शन के अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखो कंजप्शन का अनुपात क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले वो 6 किलोमीटर चलता तो अब वो 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसको कितना कम करना पड़ेगा, 5 ही करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, वो 6 से 5 मतलब 1 कम करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष कम करना है, वो 6 किलोमीटर के सापेक्ष कम कर रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 100 में जब 6 का भाग देंगे तो 100 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना हो गया 33.33, और इसका आधा कितना हो जाएगा 16.67% हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो व्यक्ति का हमको लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो लाभ परसेंट मतलब लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा SP माइनस CP। क्या होता है कि सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है। क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से जब 80 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। कितना हो रहा है 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। तो प्रॉफिट की जगह हम 8 CP लिख देंगे, 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। देखो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि 80 वस्तुओं का जो बेचने पर जो 80 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य है, उसमें से जब 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य घटाएंगे, 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 80 वस्तुओं का जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, ठीक है। माइनस का 80 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 88 CP हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88 CP हो जाएगा, ठीक है। 88 CP हो गया। तो SP और CP का हमको अनुपात निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, SP और CP का अनुपात। तो SP/CP बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 88 ऊपर का ऊपर आ जाएगा, नीचे का यहाँ पे कितना जाएगा 80 आ जाएगा। मतलब क्या कि वस्तु को कहते हैं 80 थी उसको 88 में बेच रहा है, तो मतलब कितना 8 का लाभ प्राप्त कर रहा है। किसके सापेक्ष कर रहा है, वो 80 के सापेक्ष कर रहा है। और यहाँ पे देखो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। इसमें 10 बार चला गया, 10 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति का लाभ है वो 10% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC GD एग्जाम हो उसमें आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।